फातिमा हॉस्पिटल की जानिब से पेश किए जाने वाले इस अवेयरनेस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लीना अंजुम, फार्मासिस्ट फातिमा हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क तकरीबन पूरे साल ही डिफरेंट डिज़ास्टर कंडीशन फेस कर रहा होता है, मगर पिछले साल 2015 रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने कई हज़ारों जानें ले लीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हीट स्ट्रोक की। अगर हम बात करें सिर्फ हमारे प्रोविंस सिंध की और कराची की, तो तकरीबन 2000 से ज़ायद लोग डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। यही वजह है कि आज हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है हीट स्ट्रोक, और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ़ कराती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अब्बास, जो कि कंसल्टेंट हैं चेस्ट एंड इंटरनल मेडिसिन फातिमा हॉस्पिटल में, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अब्बास, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं बहरिया मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। साथ ही साथ अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं फातिमा हॉस्पिटल और नेशनल मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ़ यू एंड वेलकम सर। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हीट स्ट्रोक लास्ट ईयर भी कितनी जानें निकल गया, तो सर मेरा डॉक्टर अली अब्बास आपसे सबसे पहले सवाल है कि आप मुझे बताएं कि शदीद गर्मी के इंसानी सेहत पे क्या असरात मुरतब होते हैं। लीना, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा। क्योंकि गर्मी से इंसानी जिस्म की जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती है वो जिल्द है, और सूरज की गर्मी या माहौल की शिद्दत सबसे ज़्यादा जिल्द को मुतासर करती है। और जो लोग हीट स्ट्रोक से या सूरज की तपिश से मुतासर होते हैं, सबसे पहले तो उनकी स्किन शुरू में पसीना आता है, उसके बाद पसीना खुश्क हो जाता है और फिर जिल्द लाल हो जाती है। ये अलामत होती है कि गर्मी की शिद्दत जिस्म को और खाल को मुतासर कर रही है। कभी कभार शदीद गर्मी की वजह से जिस्म पे दाने निकलने लगते हैं। इसके अलावा इंसानी जिस्म जो मुतासर होता है वो इस तरह होता है कि पैरों में सूजन आ जाती है, वरम सा महसूस होने लगता है, ख़ास तौर पे गर्मी में। और उन लोगों को जिनमें दिल की कोई बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की कोई तकलीफ़ हो और जो दवाएं लेते हैं, उनके पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है शदीद गर्मी की वजह से। अक्सर ये भी देखने में आया है कि मरीज़ों के पैरों में या पट्ठों में खिंचाव सा महसूस होने लगता है। ये भी एक शदीद गर्मी से मुतासर होने वाले जिस्म की अलामत है। कभी कभार जब बैठ के उठता है कोई शख्स तो उसको अचानक से चक्कर आने लगता है, और फिर जब ये गर्मी की शिद्दत से जिस्म मज़ीद मुतासर होता है तो वो हीट एग्जॉशन में या हीट स्ट्रोक में तब्दील हो जाता है, जिसके बारे में हम अभी मज़ीद डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साजिद, मेरा आपसे सवाल है कि हीट स्ट्रोक है क्या बेसिकली, आप इसे एक्सप्लेन करें ज़रा। शुक्रिया लीना। जैसा कि डॉक्टर अली अब्बास ने बताया हीट स्ट्रोक के बारे में तफसीलन, या गर्मी की अलामात, इसी तरह जैसे कि हीट स्ट्रोक जो है ना, बॉडी का टेम्परेचर 40 या 41 डिग्री सेंटीग्रेड या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से तजावुज़ कर जाता है, उसका असर दिमाग पे पड़ता है और फिर गुनूदगी और बेहोशी होने लगती है। यही फिर डिहाइड्रेशन की शक्ल अख्तियार कर लेता है, उसकी वजह से गुर्दों पे असर होता है और फिर गुर्दे फेल होने लगते हैं, और बाज़ दफ़ा गुर्दों की सफाई के लिए हमें मशीन पे मरीज़ को लाना पड़ जाता है। हीट स्ट्रोक एक एमरजेंसी है जिसका फ़ौरी इलाज ज़रूरी होता है, वरना मौत भी वाक़या हो सकती है। और इसीलिए पिछली साल जो 2000 से ज़्यादा अमवात हुई, वो इसीलिए हुई कि देर से उसको तशख़ीस किया गया और उसका फ़ौरन तदारुक नहीं किया गया। सर, मेरा सवाल आपसे है कि क्लाइमेटिक फैक्टर किस तरह असरअंदाज होता है। हाँ, एक बार फिर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप बात कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। तो हो ये रहा है कि जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है। नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, उसमें से चिमनीज़ में से धुआं निकल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही हैं, उसमें से इंजन का धुआं निकल रहा है, और इंसान अपनी ज़रूरियात को बढ़ाते हुए दरख्तों को काटता जा रहा है, उसकी जगह इमारतें बनती जा रही हैं। इन सारी चीज़ों का नतीजा ये निकल रहा है कि दुनिया का जो औसत दर्ज हरारत था वो बढ़ता जा रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूं कि होता क्या है कि सूरज से शुआएं ज़मीन पे पड़ती हैं, और वो शुआएं ज़मीन से टकरा के कुछ तो ज़मीन में जज़्ब हो जाती हैं और कुछ वापस रिफ़्लेक्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में या आसमान की तरफ। लेकिन जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं, उसका धुआं ऊपर की तरफ उठता है या इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, तो वो धुआं आसमान पे या एटमॉस्फेयर में एक ऐसा बादल बना रहा है कि सूरज से पड़ने वाली जो शुआएं हैं वो वापस एटमॉस्फेयर की तरफ नहीं जा पा रही, जिसके नतीजे में ज़मीन में
गर्मी बढ़ती जा रही है और ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का नतीजा ये निकल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मौसम शदीद होते जा रहे हैं। जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी, शदीद बारिश हो रही है। मुख्तलिफ़ मुल्कों में तूफ़ान आ रहे हैं, आंधियाँ चल रही हैं, बिजलियाँ कड़कने लग गई हैं, सैलाब आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौसम तब्दील हो गया है और ज़मीनी दर्जे हरारत बढ़ रहा है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान में पिछले साल हुआ और कराची में ख़ास तौर पे, जहाँ अचानक से इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें मालूम नहीं था कि इतने टेम्परेचर बढ़ जाता है तो किस तरह वो इंसानी ज़िंदगी पे और इंसानी सेहत पे असरानंदाज होता है। तो जो टेम्परेचर का बढ़ना है और शिद्दत, मौसम में जो शिद्दत आ गई है, इसकी वजह से इंसानी सेहत पे, जैसे मैंने शुरू में आपके सवाल के जवाब में कहा था, जिल्द पे, जिस्म के पट्ठों पे असरात होते हैं, गुर्दे मुतासर होते हैं। ख़ास तौर पे वो बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है, या वो बच्चे जिनकी उम्र 4 साल से कम है, जिनके जिस्म में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का मेकानिज़म किसी हद तक कमज़ोर होता है जवानों के मुकाबले में, वो इस ग्लोबल वार्मिंग से या ज़मीन के दर्जे हरारत के बढ़ जाने से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और आने वाली गर्मियों में उनके ज़्यादा मुतासर होने का इम्कान है। डॉक्टर साजिद, मेरा आपसे सवाल ये है कि वो किस उम्र के लोग हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं हीट स्ट्रोक से? अभी डॉक्टर अली अब्बास ने जिक्र किया कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जिनमें थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता या कमज़ोर हो चुका होता है, वो लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं हीट स्ट्रोक से। या फिर वो लोग जो शदीद गर्मी के मौसम में या धूप में काम कर रहे होते हैं, लाइक मज़दूर हैं, वेंडर्स हैं, या जो दूसरे लोग हैं जो कि बाहर सूरज की तपिश में काम कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। डॉक्टर अली अब्बास, मेरा आपसे सवाल ये है कि वो क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अपीयर होते हैं तो पता लगता है कि पेशेंट सफ़र कर रहा है हीट स्ट्रोक को? जी हाँ, देखिए, होता क्या है कि ये एक ग्रेजुअल सा, प्रोग्रेसिव सा अमल होता है। मिसाल के तौर पे शदीद गर्मी में कोई आदमी धूप में खड़ा हुआ बाहर काम कर रहा है, तो क्या होता है कि जिस्म उस गर्मी को बीट करने के लिए, उसको कम करने के लिए जिस्म के निज़ाम को एक्टिवेट करता है। जिस्म से गर्मी किस तरह बाहर निकलती है, वो जो हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। होता क्या है कि शुरू में पसीना निकलना शुरू होता है, पसीना निकलता है और जब पसीना स्किन की सरफेस से ऊपर की तरफ उड़ता है तो अपने साथ गर्मी को लेके उड़ता है। इसी तरह अगर आदमी किसी ठंडी चीज़ के पास है तो वहाँ से उसका टेम्परेचर कम होता है, और कुछ रेडिएशन होती है बॉडी से जो स्किन से लाइट टकरा के वापस जाती है, वो अपने साथ कुछ हीट लेके जा रही होती है। ये सारे मैकेनिज़्म एक हद तक तो काम करते हैं, लेकिन जब बहुत देर तक आदमी धूप की शिद्दत में रहे तो सबसे पहले उसकी स्किन में से पसीना जो शुरू में निकल रहा होता है वो कम होने लगता है। खून की सप्लाई जिस्म से हीट निकालने के लिए स्किन की तरफ बढ़ जाती है, तो स्किन लाल होने लग जाती है और थोड़ी देर के बाद पसीना निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि जिस्म से तकरीबन सारा पानी निकल के पसीना बन के उड़ चुका होता है। फिर पट्ठों में खिंचाव महसूस होने लगता है और साथ ही साथ कुछ मेंटल क्लाउडिंग या जहनी तौर पे आदमी को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। उसके डिसीजन की सलाहियत कमज़ोर होने लगती है, थोड़ा सा वो अजीब सा महसूस करने लगता है, बातों को समझ नहीं पा रहा होता, कभी कभी बहकी बहकी बातें करने लगता है, कभी उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने उससे क्या कहा है। तो जहनी तौर पे जो आम तौर पे देखा जाता है कि बिल्कुल अलर्ट आदमी होता है, वो अलर्टनेस ब्रेन की कम होती है और ये आगे बढ़ते बढ़ते गुनूदगी या बेहोशी की सूरत इख्तियार कर लेती है। फिर मरीज़ को चक्कर आने लग सकते हैं, चकरा के वो गिर सकता है, पट्ठों में खिंचाव की शिकायत कर सकता है और बेहोश हो सकता है। इस स्टेज पे उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि भाई इसको हीट स्ट्रोक हो गया और अस्पताल लेके जाते हैं। हालांकि अगर पहले से पता हो कि आप बहुत देर से धूप में खड़े हैं या आपको बहुत पसीना आया है या आप ज़हनी तौर पे महसूस कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, गुनूदगी की तरफ जा रहे हैं, ये वो अलामतें जो अर्ली डिटेक्ट की जा सकती हैं और मरीज़ को मुकम्मल हीट स्ट्रोक में जाने से पहले अगर अस्पताल ले जाया जाए तो वहाँ पे मरीज़ का इलाज किया जा सकता है। उसका टेम्परेचर चेक करके देखा जा सकता है, जैसे डॉक्टर साजिद अभी बता रहे थे कि कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर जिस्म में पानी की कमी हो गई है तो उसको ड्रिप के ज़रिए रिप्लेस किया जा सकता है, किसी एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में उसको लेके रखा जा सकता है या एटलीस्ट साए में रखा जा सकता है। जिस्म पे से मोटे कपड़े उतारे जा सकते हैं और अच्छी तरह जिस्म को वेंटिलेट किया जा सकता है, पंखे खोले जा सकते हैं, बर्फ़ रखी जा सकती है। तो अगर पहले आपको ये मालूम हो कि हीट स्ट्रोक जो कि इवेंचुअली बिल्कुल तकरीबन बहुत एडवांस
बहुत देर तक हीट से एक्सपोज रहने के बाद होता है। अर्ली साइंस अगर डिटेक्ट कर लें, पसीने का आना, जिल्द का लाल हो जाना, पट्ठों में खिंचाव होना, जहनी तौर पे चीज़ों का सही से नहीं समझ पाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, तो अगर ये सारी अलामात नज़र आने लगें तो वो वक्त होता है मरीज़ को किसी तबीब के पास ले जाने का, या अगर ले जाने में कुछ वक्त है तो वहीं पे पंखा खोल देने का, पानी पिलाने का, नमक घोल के या ORS घोल के, या जिस्म को ठंडा करने का। उम्मीद है आपके कुछ सवाल का मैं जवाब दे पाया हूँ। बहुत वेल एक्सप्लेन आंसर दिया सर आपने। अब मेरा डॉक्टर साजिद से सवाल ये है कि वो कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो मेनली हीट स्ट्रोक से अफेक्टेड होते हैं? जब जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, पानी खुश्क हो जाता है, तो उसका असर सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर पे पड़ता है, और ब्लड प्रेशर की वजह से फिर गुर्दों में परफ्यूजन कम हो जाती है, तो उससे फिर गुर्दे अफेक्ट होने लगते हैं, फिर वो अक्यूट किडनी इंजरी या रीनल फेलियर में आ जाता है। इसी तरह पट्ठों में कमी की वजह से रेब्डोमायोलाइसिस हम उसको कहते हैं, तो उसका हमें पता खून के टेस्ट कराने से पता चल सकता है। लेकिन जैसे डॉक्टर अली अब्बास ने कहा कि जब ये हीट स्ट्रोक की अलामात शुरू होती हैं उस वक्त ही मरीज़ को पानी या हाइड्रेट कर दिया जाए तो फिर ये अलामात से बच सकते हैं। लेकिन जिस तरह प्रोग्रेस करता जाता है तो वो मल्टी ऑर्गन फेलियर होता जाता है, उसमें सीना भी अफेक्ट हो सकता है, हार्ट भी अफेक्ट हो सकता है, मेनली गुर्दे या जिगर मुतासर हो सकते हैं। डॉक्टर अली अब्बास, आपसे मेरा सवाल ये कि वो क्या मेजर प्रिकॉशनरी स्टेप्स हो सकते हैं जिन्हें हम लें तो हम हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं अपने मरीज़? जी हाँ, मैं यही सोच रहा था कि हम लोगों ने बात की है कि जब हीट स्ट्रोक हो जाए तो क्या क्या हो सकता है और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा शायद अहम बात है आज के प्रोग्राम की, वो ये कि हीट स्ट्रोक से बचा कैसे जा सकता है। तो अहम बात यह है कि आपको एहसास होना चाहिए कि गर्मी का मौसम आ गया है, और पिछले साल हम लोग देख चुके हैं कि बहुत से लोग बीमार हुए, बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इस साल करने की बात यह है कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करें। सबसे अहम बात यह है कि छोटे बच्चों का और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। वो लोग जिनकी पानी तक एक्सेस नहीं हो पाती, बच्चे अक्सर खेल कूद में रहते हैं, दोपहर में बाहर खेल रहे होते हैं, वो बुज़ुर्ग उठ के चल के उनका पानी तक जाना दुश्वार होता है और पानी पीना उनके लिए मुश्किल होता है। तो बच्चों को और बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे ज़्यादा पानी पिलाएं। बुज़ुर्गों में जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है या दिल का मर्ज़ है, या उनके तबीब ने अगर किसी वजह से पानी की मिक़दार कम इस्तेमाल करने को कहा है, तो उनके इंडिविजुअल बेसिस पे उनके तबीब से पूछें कि भाई गर्मी के मौसम में कितना पानी देना है, दवाओं को क्या एडजस्ट करना है। बाज़ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो ऐसी दवाएं ले रहे होते हैं पेशाब आवर, जिससे जिस्म में पानी कम होता है, तो शदीद गर्मी के मौसम में उनका तबीब शायद मशवरा दे कि उस दवा की मिक़दार को कम कर दें या कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। अहम बात यह है कि गर्मी की शिद्दत कराची में ख़ास तौर पे 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक होती है। कोशिश करें कि शदीद गर्मी के मौसम में इस दौरानिए में गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, या निकलें भी तो कम से कम वक्त में। और अगर सड़क पे सफ़र कर रहे हो तो कोशिश करें कि साए में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। कपड़े ऐसे इस्तेमाल करें जो ढीले हों, जो लाइट कलर के हों, जिनसे सूरज की रोशनी रिफ़्लेक्ट हो रही हो। बहुत डार्क कपड़े पहनने से लाइट रिफ़्लेक्ट नहीं हो पाती। सर पे कैप रखें, एक बड़ी सी कैप जो आपकी आँखों को और चेहरे को और फोरहेड को, माथे को और गर्दन को कवर करे। और अपने साथ पानी की एक बोतल रखें, घर से पानी पी के चलें। कोशिश करें कि कम से कम वक्त बाहर धूप में गुजारें। अगर आप घर के अंदर हैं तो अक्सर घरों में एक ख़ास जगह होती है जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कूल होता है, ठंडा होता है। कोशिश करें कि गर्मी के वक्त उस हिस्से में रहें। खिड़की के ऊपर कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस लगाएं ताकि लाइट वहाँ से रिफ़्लेक्ट होती रहे। पर्दे रखें ऐसे, ख़ास तौर पे दिन के वक्त, कि उससे लाइट और गर्मी अंदर ना आए। और शाम के वक्त खिड़कियों को खोल दें और पर्दे हटा दें ताकि ठंडी हवा घर के अंदर आ सके। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से उम्मीद है कि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। और फिर जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो अलामात जो ये बताती हैं कि इस शख्स को हीट से बॉडी पे इफ़ेक्ट हो रहा है, इसकी हेल्थ हीट की वजह से ख़राब हो रही है, वो अलामात एक दफ़ा फिर रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है। कि अगर कोई शख्स बहुत देर से धूप में काम कर रहा है, उसको काम करते के दौरान चक्कर आ रहे हैं, वो गुनूदगी की हालत में जा रहा है, उसकी स्किन बहुत लाल हो गई है, जिस्म बहुत गर्म हो गया है, पट्ठे खिंचाव या तनाव का शिकार हैं, तो ये वो अलामात हैं जो हीट स्ट्रोक की अलामात हैं। ऐसे शख्स को फ़ौरी तौर पे साए में ले जाएं,
कपड़े ढीले करें, पानी पिलाएं, पंखा खोल के जिस्म को ठंडा करने की कोशिश करें, जिस्म पे बर्फ़ रखें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द किसी ऐसे अस्पताल मुंतकिल करें जहाँ पे तबीब मज़ीद इसका मुआयना करके मज़ीद इसका इलाज कर सकें उसकी ज़रूरत के हिसाब से। जी डॉक्टर साजिद, मेरा आपसे सवाल ये है कि लास्ट टाइम भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसा हुआ कि लोग अपने मरीज़ों को लेके भागते रहे, कुछ हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, रिलीफ सेंटर्स फुल हो गए थे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या रोल होना चाहिए रिलीफ सेंटर्स का और हॉस्पिटल्स का? असल में कराची का टेम्परेचर हर साल मॉडरेट रहा है। कराची में इतनी शदीद गर्मी पड़ी नहीं, और पिछले साल जो शदीद गर्मी पड़ी तो कुछ लोगों को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, और उसको लोगों ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, इसकी वजह से अमवात भी ज़्यादा हुई। इस साल इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यही कहूँगा कि लोगों को, खुसूसन अस्पतालों को पहले से बेड्स की वाफर मिकदार में प्रोविज़न रखना चाहिए, और हाइड्रेशन के लिए ड्रिप्स का इंतज़ाम करना चाहिए, ताकि अगर मरीज़ आए तो फ़ौरन उसको इंटरटेन किया जाए, और हीट स्ट्रोक के लिए अलग से वार्ड या यूनिट्स बनाए जाए। प्लस ये कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस शदीद गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग ना करें, ताकि जो लोग जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते कम से कम उनको पंखे की एक्सेस होनी चाहिए। इसी तरह पानी की कमी हो जाती है लोगों को, जैसे डॉक्टर अली अब्बास ने कहा कि लोगों को पानी की एक्सेस नहीं है, तो पहले से कूलर का इंतज़ाम होना चाहिए, ठंडी मशरूबात का इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि अगर इस तरह की चीज़ें हो सके तो उससे फ़ौरन बचा जा सके। पब्लिकली कम्युनिटी बेस पे हम ये कर सकते हैं। अस्पताल में भी वो सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो सकती, तो हम घरों में भी उसका इंतज़ाम कर सकते हैं, मोहल्ले में भी उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। बाकी ये कि इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो प्रिवेंशन के मेजर्स हैं उनको हम लें तो उससे हम काफ़ी हद तक इस साल उस डिज़ास्टर से बच सकते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, या किस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सकें? मेरे ख्याल में हम लोगों ने इसको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है और उसकी अलामात क्या हैं। ऑब्वियसली गर्मी का मौसम है, और शदीद गर्मी जब हो तो हमारा महकमा मौसमियात आजकल हमें पहले ही से वार्न कर देता है कि किन दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ख़ास तौर पे उन दिनों में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पानी का ज़्यादा मकदार में पीना, जूसेस का पीना। जो चीज़ एहतियात करने की है वो ये कि ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना करें, और जो बेवरेजेस हैं जिसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। पानी और ORS वगैरह के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, और फ्रूट जूसेस के ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए। और ये भी जहन में रखना चाहिए कि बाज़ मरीज़ जो मुख्तलिफ़ दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो एट रिस्क होते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी दवाएं जिनको जिस्म से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या प्रोस्टेट वाली दवाएं, या कुछ इस तरह की और दवाएं हैं जिसके इस्तेमाल करने वालों को अपने तबीब से मशवरा कर लेना चाहिए कि किन दवाओं को तब्दील करना है या इनकी मकदार में कमी करनी है। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इसमें एक इजाफ़ा करना चाहूँगा कि लेमन जूस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ताकि हीट क्रैम्प से भी बचा जा सके और डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। प्लस ये कि बॉडी में जो नमकियात की कमी हो जाती है, खुसूसन पोटेशियम या सोडियम की कमी हो जाती है, जिससे दिमाग माउफ हो जाता है या सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली अब्बास और डॉक्टर साजिद अब्बास, इन्होंने हमसे बहुत ही मुफीद बातें शेयर की, और आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही माविन और मददगार साबित होगा। बस मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।